नमस्कार दोस्तों, M2M क्लासेज में सभी का स्वागत है। आज देखते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी ROARO समीक्षा अधिकारी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिस किसी ने नहीं किया है तो, और मेरे साथ एंड तक देखो। इसमें आज तकरीबन 50-55 GS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें, तो सभी को देखेंगे, आज डिटेल से भी समझेंगे सब कुछ इस सभी के बारे में। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पेड़ की आयु का पता किस तरह से लगाया जाता है। पहले क्वेश्चन में ये पूछा है कि पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है, किस विधि से लगाया जा सकता है। देखो पहला दिया हुआ है इसमें पेड़ की पत्तियों की गणना करके, दूसरा दिया हुआ है इसमें उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गणना करके, तीसरा इसमें दिया हुआ है पेड़ की शाखाओं की गणना करके या फिर उसकी ऊंचाई की माप करके। देखो इस बारे में बताऊं कि जब हम पेड़ की आयु का जो पता लगाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो पेड़ का जो तना होता है उस पर जो वलयों की संख्या हो जाती है उसको गिनते हैं, उसी से हम पता लगाते हैं। जैसे देखो प्रत्येक मौसम में, हर साल मौसम में जो परिवर्तन होता है उसी से वृक्ष के तने में भी परिवर्तन आता है, जिसकी वजह से तने पर एक तह सी बन जाती है और वह तह जो बनती है ना, वही आगे चल करके वलय का रूप धारण कर लेती है। और फिर हम आगे उस वलयों की संख्या को गिन लेते हैं कि कितने वलय हैं, जो पेड़ है पेड़ के तने पर कितने वलय पड़ चुके हैं। तो जितने वलय होंगे या समझ सकते हो कि उतनी ही पेड़ की आयु है। यानी मान लो कि वलय 10 हैं तो 10 वर्ष आए पेड़, तो उसी हिसाब से लगा सकते हैं। अगर 20 हैं तो 20 वर्ष का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गणना करके। ऑप्शन बी सही जवाब है इसका। आगे देखो, निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में किस फसल में प्रयोग होते हैं? गेहूं, चना, धान या सरसों। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धान। यानी धान की फसल में नील हरित शैवाल जो है जैव उर्वरक के रूप में पाया जाता है। और देखो इसके अलावा और भी बता दूं कि जैसे सूक्ष्म जीवों में एजेटोबैक्टर को भी हम देखते हैं तो वो भी जैव उर्वरक का कार्य करता है। उसके अलावा राइजोबियम भी है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए प्रमुख है। तो ये सभी सूक्ष्म जीवों में ही आते हैं। तो इसका सही जवाब है धान। आगे देखो, हम हल्दी उसके पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? यानी हल्दी को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तने से, जड़ से, फल से या फूल से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हल्दी जो होता है ना पौधे का तना होता है। क्या होता है? हल्दी अपने खुद के पौधे के तने से प्राप्त की जाती है, हल्दी तने से। फल पकने में सहायक हार्मोन कौन सा है? फल को पकाने में सहायक हार्मोन, फल को पकाने में। तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एथिलीन जो है हार्मोन, ये फल को पकने में सहायक होता है। एथिलीन फल को पकाने में सहायता करता है। शहतूत साल बनाई जाती है, शहतूत साल जो बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है? तो देखो इसका सही जवाब है, जो ये शहतूत साल बनाई जाती है ना, चिरू के बालों से बनाई जाती है। यानी चिरू के बालों, और चिरू क्या है? ये एक मृग है और इसे यानी तिब्बती क्षेत्र में क्या नाम से जानते हैं इस मृग को? यानी जो चिरू है इसको तिब्बती एंटलोप कहते हैं। क्या नाम है इसका वैसे वास्तविक? तिब्बती एंटलोप, लेकिन इसको जानते हैं हम चिरू के नाम से भी। और ये देखो शहतूत जो शब्द है, शहतूत जो ये शब्द दिया हुआ है, ये फारसी भाषा का शब्द है। किसका? फारसी का। और इसका मतलब क्या होता है? राजा की खुशी। इस शहतूत का मतलब होता है राजा की खुशी। और देखो ये चिरू जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? अधिकतर ये तिब्बती पठार पर पाए जाते हैं। तकरीबन 5-6 हज़ार मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं ये तिब्बती क्षेत्र में। ठीक है, तो शहतूत साल बनाई जाती है चिरू के बालों से। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो देखना है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स क्या वाराणसी में है? तो देखो ये पहला तो सही है इसमें मिलान कि ये डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये वाराणसी में ही है। दूसरा इसमें इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये रायबरेली में है, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो तीसरा दिया हुआ है यही गलत है इसमें, और यही जवाब है इसका। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये नोएडा में नहीं है, ये कहाँ है? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में स्थित है ये। ठीक है, नोएडा में नहीं है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में है। और तेल शोधन कार्यशाला ये कहाँ है? मथुरा में। जो रिफाइनरी जो है मथुरा में स्थित है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं?
तो देखो इस हड़प्पन संस्कृति के शैलकृत स्थापत्य के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं धौलावीरा से। और धौलावीरा कहाँ स्थित है? ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। कहाँ? गुजरात में कच्छ के रण में। और यहीं से मिले हैं ये साक्ष्य जो है। और देखो एक चीज़ और याद रखना है, इस धौलावीरा के बारे में बता दूं कि ये जो धौलावीरा है हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित सबसे बड़ी बस्ती है। यानी धौलावीरा भारत में हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती है। लेकिन इसका संग्रहालय भी पूछा जा सकता है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो वो हरियाणा में, राखीगढ़ी में। कहाँ? राखीगढ़ी में। ठीक है, सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी में स्थित है। और इसकी धौलावीरा की खोज की गई थी जेपी जोशी ने की थी। कब की थी? 1967-68 में की थी। 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी इसकी खोज। लेकिन इसका उत्खनन का कार्य भी पूछा जा सकता है, यानी खुदाई का कार्य किया था RS बिष्ट ने, जो 90-91 में स्टार्ट किया था, इसका खुदाई का कार्य किया था। और देखो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि क्या प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से बता दूं एक 7 मीटर की, यानी 7 मीटर गहरा और एक 79 मीटर लंबा शैलकृत जलकुंड मिला है यहाँ से धौलावीरा से। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो इसके अलावा दूसरा ये पहला जो ऑप्शन है इसमें कालीबंगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से प्राप्त हुई है ये जगह हड़प्पा सभ्यता की। और यहीं से प्राप्त हुए हैं काली मिट्टी से बनी हुई चूड़ियों के साक्ष्य। देखो काली मिट्टी में काली आ रहा है, तो कालीबंगा में भी काली, तो काली मिट्टी से बनी हुई चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। हल्के साक्ष्य भी कालीबंगा से ही मिले हैं। अग्नि और हवन कुंड के भी मिले हैं यहाँ से। और अलंकृत ईंटों के। चनूदड़ो भी फेमस है हड़प्पा सभ्यता से, उससे भी याद कर लेना, क्योंकि चनूदड़ो एकमात्र स्थल है जो ग्रामीण है हड़प्पा सभ्यता का। बाकी सभी नगरीय हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी दुर्ग नहीं मिला है, यानी कोई भी किला नहीं मिला है यहाँ से चनूदड़ो से। और यहीं से लिपस्टिक और चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं चनूदड़ो से। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य भी मिले हैं। और गोल कच्ची ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं यहीं से चनूदड़ो से। ठीक है, तो समझ लेना 10-12 स्थल हैं, उन सभी के बारे में जान लेना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, वह भारतीय स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। कौन सा स्थल है जहाँ पर सभा हो रही थी 60,000 मुनियों की और उसी में महाभारत कथा का वाचन किया गया था? कौन सी जगह किया गया था बताना है इसमें। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नैमिषारण्य। ये नैमिषारण्य की वनस्थली में ही सूत जी ने महाराज की कथा सुनाई थी। किसने सुनाई थी? सूत जी व्यास थे, उनके द्वारा इसकी महाभारत की कथा सुनाई गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें उस टाइम वेद व्यास भी मौजूद थे। नहीं, उस टाइम नहीं थे वेद व्यास जी, उस टाइम नहीं थे। ये जो क्या बोलते हैं नैमिषारण्य की वनस्थली में ये सूत जी के द्वारा जो एक महाभारत की कथा सुनाई गई थी, तो ऐसा कहा जाता है कि सूत जी ने उससे वेद व्यास से सुनी थी ये कथा। ठीक है, उपस्थित नहीं थे क्योंकि वेद व्यास तो सबसे पहले ही थे इनमें। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित किए गए? यानी आदि शंकराचार्य के द्वारा जो 4 मठ हैं उनकी स्थापना किस किस जगह पर की गई थी? तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे रट लेना, घोट कर पी जाना, क्वेश्चन आएगा ये निश्चित। 100% कह रहा हूँ मैं आप सभी से कि आदि शंकराचार्य के द्वारा जो 4 मठ यानी 4 पीठों की स्थापना की गई थी, उसके बारे में मैं बताऊँ आपको कि एक ज्योतिर्मठ है, उसकी स्थापना की गई थी बद्रीनाथ में। ज्योतिर्मठ की स्थापना बद्रीनाथ में। श्रृंगेरी की स्थापना की गई थी, श्रृंगेरी जो रामेश्वरम में पड़ता है उस जगह पर, और शारदा पीठ द्वारका में, और गोवर्धन पीठ पुरी में। तो देखो इसमें श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, तो ये तो गलत है। द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, कांची, ये भी गलत है। पुरी, द्वारका, वाराणसी, यानी ऑप्शन डी में देखो पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका और वाराणसी, तो ये भी गलत है। बचा ये ऑप्शन सी, ये सही हो जाएगा। जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, तो यही सही जवाब है इसका, ऑप्शन सी। अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? जो अशोक का द्वितीय शिलालेख है उसमें किसका उल्लेख नहीं है? देखो अशोक मौर्य वंश का काफ़ी फेमस शासक हुआ है, आप सभी को पता होगा। उसी ने लड़ा था 261 BC में, वो कलिंग का युद्ध लड़ा था, अशोक ने ही लड़ा था।
ठीक है। तो और देखो इसके जो अभिलेख लिखवाए थे, इसने काफ़ी अभिलेख लिखवाए थे और उनको इतिहासकारों ने 3 भागों में बांट दिया था। पहले शिलालेख, दूसरे स्तंभलेख और तीसरे गुफालेख। तो देखो स्तंभ शिलालेखों को भी उसने 2 भागों में बांट दिया, बृहद और लघु। इसी तरह से स्तंभ लेखों को भी 2 भागों में बांट दिया था, बृहद और लघु लघु। इसी वजह से देखो इसमें पूछा है द्वितीय शिलालेख, तो समझ सकते हो इसने जो 14 शिलालेख लिखवाए थे, यानी जो बृहद शिलालेख लिखवाए थे 14, उसमें से दूसरे में पूछा है। और मैं कहूँगा आप सभी से कि जो अशोक के 14 शिलालेख हैं उन सभी को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए आपको, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सामने। जैसे देखो पहला शिलालेख कहता है अशोक का कि अशोक ने पहले शिलालेख में 3 बातें कही हैं, आप सभी को पता होगा। पहली बात में कहता है वो संपूर्ण जनता को अपनी संतान के समान बताता है। दूसरी बात में कहता है पहले शिलालेख में ही वो पशु बलि को प्रतिबंधित करता है। और तीसरी में वो वन्यजीव संरक्षण की बात कहता है, यानी कि जैसे एक हिरन और मोरकर को एक हिरन और मोर को मार करके पकाने की जो प्रथा थी उसको इसने प्रतिबंधित किया था। ठीक है, ये तो इसने पहला शिलालेख था उसमें बताया था। और दूसरे शिलालेख में बताऊं क्या बताया था इसने, जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम और मानव एवं पशु चिकित्सा का प्रबंध किया था। इसने दूसरे शिलालेख में ये बताया था कि जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम और मानव एवं पशु चिकित्सा का प्रबंध। इसी के साथ साथ इसने चेर, चोल और पांड्य राजाओं के लिए पशु एवं चिकित्सा की प्रबंध की भी बात कही थी। कौन कौन, देखो चेर, चोल और पांड्या। तो देखो इसमें ऑप्शन ए में इसमें चोल है, पांड्या भी है। देखो इसे ऐसे आसानी से कर सकते हो कि ये जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है सातवाहन, तो सातवाहन तो मौर्य वंश के बाद ही आया था ना, तो इसका कहाँ से उल्लेख करेगा, ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन इसने ये जो ऑप्शन डी है इसका भी उल्लेख किया था, यानी चेर, चोल, पांड्या, सत्यपुत्र, इसके अलावा केरल पुत्र और ताम्रपर्णी, ये जो थे इन सभी का भी उल्लेख किया था अपने शिलालेखों में। तो समझ सकते हो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सातवाहन का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा और बता दूं, देखो तीसरा अभिलेख भी क्या कहता है, इसका तीसरा अभिलेख भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका। इसमें इसने ब्राह्मणों को सम्मान और महामाद्यों की नियुक्ति के बारे में कहा है तीसरे में। इसके अलावा तीसरे में ही इसने माता पिता की देखभाल और अल्प व्यय की बात कही है। और देखो चौथा जो शिलालेख है उसमें भी कहा है इसने अहिंसा का पालन करने के बारे में कहा है, मित्र और संबंधियों के साथ दुर्व्यवहार न करने की बात कही है। इसके अलावा गलत एवं असंवैधानिक कार्यों को न करने की बात कही है इसने चौथे शिलालेख में। 5वें में इसने कहा है कि अशोक ने अपने शासन के 14वें वर्ष में धर्माद्यों की नियुक्ति की थी, ये 14वें में कहा है इसने। और धर्म का प्रचार करना इसके बारे में ही कहा है चौथे में। और छठा जो शिलालेख है, छठे शिलालेख में वह कहता है अशोक सबसे इम्पोर्टेंट बात कहता है कि मैं चाहे कैसी भी स्थिति में हूँ, चाहे कहीं भी रहूँ, चाहे कुछ भी करूँ, मुझे जनता से संबंधित सभी जानकारियाँ, सभी बातें तुरंत मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं जनता के लिए कार्य करूँगा, यह मेरा पहला कर्तव्य होगा। इसने जनता की सेवा करना इसने छठे शिलालेख में अपना पहला कर्तव्य बताया है। और 7वें शिलालेख में इसने अपने सबसे बड़ा जो शिलालेख है इसका 7वां ही है, उसमें इसने मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण के बारे में कहा है। किसमें, 7वें शिलालेख में मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण के बारे में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सबसे बड़ा शिलालेख है अशोक का, कौन सा, 7वां। और 8वें शिलालेख में क्या कहता है ये कि इसमें 8वें शिलालेख में कहता है कि अब जो मैं यानी विहार यानी निवास स्थान को त्याग करके अब केवल धम्म यात्रा करूँगा और सभी वर्गों से मिलूँगा। ठीक है। और 9वें शिलालेख में इसने जन्म, विवाह, मृत्यु और यात्रा के बाद जो आयोजन किए जाते हैं उसकी निंदा की है। और 10वें शिलालेख में इसने ख्याति और गौरव की निंदा की है। इसके अलावा धर्म नीतियों का पालन करने को भी कहा है 10वें में। और 11वें में इसने अपने जो अशोक की जो विजय थी ना उसके बारे में कहा है। अशोक ने 11वें शिलालेख में अपनी विजयों का वर्णन किया है। और 12वें शिलालेख में धर्मों एवं संप्रदायों के सम्मान की बात की है, यानी सभी धर्मों और संप्रदायों को सम्मान देने की बात। और 13वें में इसने अपना जो कलिंग युद्ध लड़ा था फेमस, उसके बारे में कहा है 13वें में। 14वें में इसने धार्मिक जीवन को जीने की बात कही है। ठीक है, तो इन सभी को याद कर लेना। आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था। यानी समुद्रगुप्त से किसने अनुरोध किया था, विदेशी राजा था वो, कि हमें भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए। देखो कौन था वो विदेशी राजा था वो, तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये लंका नरेश था, मेघवर्मन। कौन, लंका का शासक था मेघवर्मन। और इसी ने
इसी ने अनुरोध किया था समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है। इससे अनुरोध किया था कि हमें भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए। तो फिर ऐसा कहा जाता है कि गुप्त नरेश ने इसे आज्ञा दे दी थी, यानी अनुमति दे दी थी बौद्ध विहार बनाने की। तो इसने फिर बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार बनाया था। कहाँ? बोधि वृक्ष के उत्तर में इसने महत्वपूर्ण बौद्ध विहार बनाया था। आगे देखो, अब इसमें आपको मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। हसन निजामी, खुबनंदा मीर, मोहम्मद काजिम, भीमसेन। तो ये किस किस से संबंधित हैं, किसके द्वारा ये लिखी गई? आलमगीर नामा, नुक्स-ए दिल खुसा, हुमायूं नामा, ताजुल मासिर। तो देखो अब इसमें हम मिलान करते हैं। हसन निजामी ताजुल मासिर से संबंधित हैं। खुबंदा मीर ये हुमायूं नामा से संबंधित हैं। और ये मोहम्मद काजिम जो हैं ये आलमगीर नामा से संबंधित हैं। और भीमसेन ये नुस्ख-ए दिल खुसा से संबंधित हैं। तो 4 3 1 2, तो ऑप्शन ए सही है इसका, 4 3 1 2। दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया था? दिल्ली का प्रथम शासक पूछा है इसमें, जिसने गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था, कौन था ये? तो देखो इसका सही जवाब है बलबन था। बलबन उसका गुलाम वंश का शासक था ये बलबन, और यही पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन जो है प्रारंभ किया था। देखो काफ़ी फेमस ये सुल्तान हुआ है दिल्ली सल्तनत का, गुलाम वंश का ये बलबन जो है। इसके बारे में भी पढ़ लेना चाहिए आपको कि ये इतना फेमस था, इतना यानी कह सकते हो कि इतना योग्य भी था और कट्टर भी था कि इसने लोह एवं रक्त की भी नीति चलाई थी। लोह रक्त की नीति किससे संबंधित है? बलबन से ही संबंधित है। और एक प्रथा और चलाई थी इसने जिसका नाम था सिजदा और पाइबोस। क्या? सिजदा और पाइबोस भी बलबन से ही संबंधित है। और फारसी धर्म का जो नववर्ष होता है, वो जो त्यौहार है नवरोज, उसको भी इसी ने शुरू किया था। यानी नवरोज को भी नवरोज जो त्यौहार है इसकी स्टार्टिंग भी बलबन ने ही की थी। और इसने खुद को कहा था अल्लाह, अल्लाह यानी खुदा का पैगंबर कहा था इसने। अल्लाह या खुदा का पैगंबर खुद को ही कहा था, या फिर इसने खुद को यह भी कहा था, खुद को कहा था नियावत एक खुदाई, यानी यह खुद को खुदा की परछाई कहता था, नियावत एक खुदाई। और इसने 2 विभाग भी बनाए थे जो इम्पोर्टेंट हैं। राजस्व विभाग जिसे जानते थे उस टाइम में दीवाने बिजारत के नाम से, और दीवाने आरिज भी बनाया था जिसे जानते थे सैन्य विभाग से। यानी दीवाने बिजारत और दीवाने आरिज ये बलबन से ही संबंधित हैं। और इसी के टाइम में हुआ था मंगोलों का दूसरा आक्रमण। मैंने पहले भी प्रीवियस सेट में बताया है, पहला हुआ था इल्तुतमिश के टाइम में मंगोलों का, और दूसरा आक्रमण हुआ था बलबन के में, तीसरा अलाउद्दीन के टाइम में, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। तो इसने फिर अपना शहजादा था मोहम्मद, उसको भेजा था मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए, और उसमें इसका पुत्र मारा गया था। तो इसी वजह से इसने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए थे। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागे थे। और इसकी फिर कब्र है कहाँ पर? दिल्ली में महरौली पार्क है, वहीं पर स्थित है इसकी कब्र, ठीक है। तो ये जो पहला शासक था दिल्ली दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था बलबन ने। अब देखो ये कथन है आपके सामने। पहला कथन है इसमें कि मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। यानी मोहम्मद तुगलक जो है ये उसी का नाम है, मोहम्मद बिन तुगलक का, जिसके द्वारा पांच योजनाएं शुरू की गई थी, यानी 5 इसने सुधार किए थे, सभी असफल हुए थे कह सकते हो, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की जो प्रतीक मुद्रा थी उसकी योजना असफल सिद्ध हुई थी। और कारण है इसमें मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन का उचित नियंत्रण नहीं था। तो देखो इसका जो ये पहला कथन है ना, ये बिल्कुल ठीक है। मुगल मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल रही थी क्योंकि इसने जो 5 प्रयोग किए थे सभी असफल हुए थे। जैसे कि राजधानी परिवर्तन की थी इसने दिल्ली से देवगिरी, और फिर विद्रोह हो गया था, उसकी वजह से फिर 2 वर्ष बाद फिर दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी इसने। फिर इसने एक और परिवर्तन किया था, जैसे दोआम क्षेत्र में जो कर वृद्धि की थी उसी साल वहाँ पर अकाल पड़ गया था, इसी वजह से वो भी असफल रहा था इसका प्रयोग। इसने खुरासान अभियान भी किया था जिसमें इसको असफलता मिली थी। और इसने चौथा सांकेतिक मुद्रा जो इसमें दिया हुआ है ये इसका प्रचलन किया था, ये भी असफल हुआ था क्योंकि इसमें जो इसका मुद्रा निर्गमन का उचित नियंत्रण नहीं था, ये भी कारण था। यानी नकली मुद्राओं का प्रचलन काफ़ी हो गया था।
तो कह सकते हो इसका कारण और ये कथन दोनों ही सही हैं। और इसने कराचिल अभियान भी किया था, यानी जो कुमाऊं क्षेत्र है उसमें उसमें भी इसको विफलता मिली थी। तो देखो इसका कारण भी ठीक है और कथन भी ठीक है, और ये जो कारण है ना कथन की व्याख्या भी करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या भी करता है। अब देखो शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य किसके थे? शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो देखो शेख निजामुद्दीन औलिया जो शिष्य थे ना, ये बाबा फरीद के शिष्य थे। किसके? बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया काफ़ी फेमस हैं अपने आप में, और इनके बारे में भी पढ़ना चाहिए आप सभी को, क्योंकि ये गयासुद्दीन तुगलक जो हुआ था, तुगलक वंश का संस्थापक, उसके समकालीन थे। और ये दिल्ली में रहते थे। कहाँ पर? दिल्ली में। और ये काफ़ी प्रसिद्ध संत हुए हैं। और देखो ऐसा कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक को ये पसंद नहीं थे, और हजरत निजामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक पसंद नहीं था, क्योंकि ऐसा है कि दिल्ली में जो सल्तनत में जो खिलजी वंश हुआ था तुगलक वंश से पहले, उसका शासक था खुसरो शाह। कौन? खुसरो शाह। उससे खुसरो शाह से औलिया ने 5 लाख टंके, यानी 5 लाख टंके उधार लिए थे, ऋण के रूप में लिए थे, और वो दिए नहीं थे। तो उसकी मांग कर दी थी गयासुद्दीन तुगलक ने, जिस वजह से इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया था। यानी गयासुद्दीन तुगलक ने 5 लाख जो टंके इसने निजामुद्दीन औलिया ने खिलजी वंश के शासक से खुसरो शाह से लिए थे, उसकी मांग कर दी थी कि हमें यानी खजाने में उन्हें वापस करो, ऋण जो लिया था उसको जमा करो। तो इस वजह से इन दोनों के मध्य में मतभेद हो गया था। फिर इसके बाद एक बंगाल का इख्तियार था बगारा खान बंगाल का इख्तियार था, और शासन कर रहा था गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत पर। उसने बंगाल में स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित करके खुद को विद्रोह कर दिया था, और फिर उसको शांत करने गयासुद्दीन तुगलक गया था बंगाल में। और फिर पीछे से निजामुद्दीन औलिया ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये जो सुल्तान गया है गयासुद्दीन तुगलक बंगाल में, ये वापस नहीं आएगा और वहीं पर ये युद्ध में मारा जाएगा। तो इसी वजह से आप जोना खां को शासक मान लो, जोना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक को। और फिर इसने सुल्तान बना दिया था उसको, मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि ये काफ़ी फेमस थे। जनता को इनकी भविष्यवाणी पर विश्वास था, क्योंकि ये जो कह देते थे वो पूरी होती थी। और इस वजह से फिर ये बात सुनी गयासुद्दीन तुगलक ने, तो काफ़ी क्रोधित हुआ और संदेशा भिजवाया कि मैं इसको बगारा खां को मार करके फिर पहला नंबर तुझे ही लूँगा, या तो आप दिल्ली छोड़ करके चले जाओ, नहीं फिर आपको मृत्युदंड दूंगा। ठीक है। तो इस वजह से फिर इसने गयासुद्दीन तुगलक ने और इसने निजामुद्दीन औलिया और मोहम्मद बिन तुगलक ने इनके लिए, गयासुद्दीन के लिए लकड़ी का महल बनवाया था उनके स्वागत के लिए, और उसी तुगलकाबाद में बनवाया था। ये कहाँ पर? तुगलकाबाद में, दिल्ली में ही जगह है एक, उस जगह पर। और फिर स्वागत किया लकड़ी के महल में, और उसी को गिरवा करके उसमें आग लगा दी थी, और उसमें फिर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। तो कह सकते हो कि इन्हें काफ़ी फेमस थे, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु में, हत्या करवा दी थी, और फिर जोना खां को अगला सुल्तान बना दिया। और देखो लकड़ी के महल 2 शासकों के बने हैं भारतीय इतिहास में। एक तो बना था चंद्रगुप्त मौर्य का, और एक बना था ये तुगलक वंश का जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक का। ठीक है। पूछा जा सकता है कि लकड़ी के महल किसके शासक के बने? चंद्रगुप्त मौर्य और गयासुद्दीन तुगलक के। तो याद कर लेना इन्हें। अब देखो आगे देखते हैं। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? जो मुगलों एवं मेवाड़ के राणा थे, यानी महाराणा प्रताप, उनके मध्य में चित्तौड़ की संधि हुई थी। तो किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? नहीं, ये महाराणा प्रताप सिंह नहीं है, ये महाराणा प्रताप नहीं है जो चित्तौड़ की संधि हुई थी। ये कौन है फिर? ये राणा अमर सिंह हैं। कौन? अमर सिंह, मेवाड़ के शासक हैं ये महाराणा अमर सिंह। इनके मध्य और जहांगीर के मध्य हुई थी ये चित्तौड़ की संधि। किसके? जहांगीर के मध्य। और कब हुई थी? 1615 में हुई थी, याद रखना। और इसी में कहा जाता है कि राणा अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, यानी जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली थी फिर। और जो संपूर्ण क्षेत्र था उसका, चित्तौड़ का, उस पर यानी मुगलों का शासन अधिकार हो गया था। ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखो अब क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया था? तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कलकत्ता में। अंग्रेजों के द्वारा प्रथम मदरसे की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। और किस किस टाइम में? वॉरेन हेस्टिंग्स था गवर्नर जनरल, जब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी था ये वॉरेन हेस्टिंग्स। और 1781 में, कब? 1781 में स्थापना की गई थी कलकत्ता में प्रथम मदरसे की, भारत में।
और इस मदरसे में बता दूं कि फारसी, अरबी, मुस्लिम लॉ वगैरह ये सब पढ़ाया जाता था। क्या? अरबी, फारसी, इसके अलावा मुस्लिम लॉ भी पढ़ाया जाता था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे? क्या सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता या बाहरी उद्योगीकरण? देखो, आपने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा होगा, अच्छे से जाना होगा कि महात्मा गांधी सत्य के भी पक्षधर थे, अहिंसा के भी, अस्पृश्यता के यानी छुआछूत के भी। लेकिन ये जो बाहरी उद्योग है इसके पक्षधर नहीं थे। इसके नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू तो थे, लेकिन ये महात्मा गांधी नहीं थे। महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता के तो पक्षधर थे, लेकिन बाहरी उद्योग के नहीं थे। देखो, इसमें और बताऊं आप सभी को कि ये जो बाहरी औद्योगिकरण था ना, इसी की वजह से महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के मध्य में मतभेद हुआ था। क्योंकि महात्मा गांधी जो आर्थिक विकास के लिए मानते थे ना, लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास पर ज़्यादा जोर देते थे महात्मा गांधी, आर्थिक विकास के लिए। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो औद्योगिकरण के पक्ष में थे। तो इस वजह से कह सकते हो कि बाहरी औद्योगिकरण में इन दोनों में मतभेद था। अब देखो आपके सामने, अब इसमें सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है। कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, फॉरवर्ड पार्टी, जस्टिस पार्टी, इनसे कौन कौन संबंधित हैं? देखो, फॉरवर्ड पार्टी, इससे तो सुभाष चंद्र बोस संबंधित हैं। यानी सुभाष चंद्र बोस किससे संबंधित हैं? फॉरवर्ड पार्टी से। और स्वराज पार्टी से चित्तरंजन दास, स्वराज पार्टी से चित्तरंजन दास। बी का हो जाएगा 4। देखो, मैं पहले वो कर रहा हूँ जो आसानी से हो जाए। और जस्टिस पार्टी से कौन थे? ये स्वामी रामास्वामी नैयर थे। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से ये नरेंद्र देव थे। तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 और सी का 1 और 2। 3 4 1 2 देखना है। अब 3 4 1 2, तो ऑप्शन बी ठीक है इसका, 3 4 1 2। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन गोरखपुर जेल में फांसी, किसको गोरखपुर जेल में फांसी लगी थी? क्रांतिकारी कौन था जिसको गोरखपुर में फांसी लगी थी? देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, वो अच्छे से जान लो कि एक पार्टी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कौन थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और उसकी स्थापना 1924 में की गई थी, कानपुर में की गई थी। और किस किस के द्वारा? जैसे सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल वगैरह जो ये क्रांतिकारी थे, इनके प्रयासों से की गई थी। और इसका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का प्रमुख जो उद्देश्य था ना, देश में क्रांतिकारी गतिविधियों से सामाजिक संघीय गणतंत्र की स्थापना करना था। यानी क्रांतिकारी गतिविधियों से समाजवादी संघीय गणतंत्र की स्थापना करना था। और इसी संगठन के द्वारा 9 अगस्त 1925 को, कब? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, उसकी घटना को अंजाम दिया गया था। देखो, काकोरी कांड के बारे में भी पूछा जाता है, कब हुआ था? तो याद रखना 9 अगस्त 1925 को हुआ था। जिसको किया था? जिसके क्रांतिकारियों ने किया था, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने। क्या किया था इस घटना में कि 9 अगस्त 1925 को ही सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी एक पैसेंजर ट्रेन। और ऐसा कहा जाता है कि उसमें एक खजाना जा रहा था और क्रांतिकारियों को रूस से हथियार मंगाने थे, तो उन्होंने उस खजाने को लूट लिया था। ठीक है। और यानी संगठन को मजबूत बनाने के लिए खजाना लूटा था, और उस खजाने से फिर उन्हें धन की आवश्यकता थी, तो उसी से हथियार मंगाने थे रूस से, इस वजह से। और देखो, इस घटना में फिर कुल 29 क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हुई थी। कितने की? 29 की। जिसमें से देखा जाए तो 4 लोग काफ़ी फेमस थे, जो थे राजेंद्र लाहिड़ी, इसके अलावा अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और ये रामप्रसाद बिस्मिल। तो इसमें ये पूछा है कि गोरखपुर जेल में किसको फांसी दी गई थी? तो देखो, इंपॉर्टेंट है, ये रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर में। किसको? रामप्रसाद बिस्मिल को। याद रखना इसके बारे में कि रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। इसके अलावा अशफाक उल्लाह खां, ये भी फेमस हैं। तो अशफाक उल्लाह खां को कहाँ दी गई थी? फैजाबाद में। देखो, फै यानी फाफल आ रहा है इसमें फैजा में, तो अशफाक में भी फा आ रहा है, तो इस वजह से याद कर सकते हो कि अशफाक उल्लाह खां को दी गई थी फैजाबाद में। और रोशन लाल को, इसमें रोशन लाल, इसमें लाल आ रहा है बाद में, इसमें तो लाल नहीं दिया हुआ है, लाल यानी इलाहाबाद में ला आ रहा है, तो उस वजह से याद कर सकते हो कि रोशन लाल को फांसी दी गई थी इलाहाबाद में। और ये जो है क्या बोलते हैं, ये राजेंद्र लाहिड़ी, ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है, राजेंद्र लाहिड़ी को दी गई थी गोंडा जेल में। किसमें? गोंडा में। तो इन चारों क्रांतिकारियों को याद कर लेना, और किसे संबंधित थे, कहाँ फांसी दी गई, सब कुछ इनके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी रामप्रसाद बिस्मिल को।
अब देखो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रंपा विद्रोह के विषय में असत्य है? रंपा विद्रोह के विषय में कौन सा कथन असत्य है इसमें? देखो पहले तो इस रंपा विद्रोह के बारे में बता दूं कि ये कहाँ हुआ था। ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था, और इसमें जो प्रमुख भूमिका निभाई थी ना, वो सीताराम राजू ने निभाई थी, और उसी ने इसका नेतृत्व भी किया था। यानी ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था, और सीताराम राजू ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका नेतृत्व करते हुए निभाई थी। और ये हुआ था 1879 से लेकर के 1920-22 तक, यानी छिटपुट रूप से होता रहा था ये। ठीक है, तो 1879 से लेकर 1920-22 तक होता रहा था। तो देखो इसके बारे में देखो, पहला कथन है इसमें कि ब्रिटिश जंगल नीति के विरुद्ध यह गरीब जनजातियों का आंदोलन था। तो देखो ये तो सही है, अंग्रेजों के खिलाफ ही था, जो उनकी नीतियाँ थी उनका विरोध करना ही था, और वो जनजातियाँ जो थीं गरीब ही थीं। दूसरा है इसमें राजाराम राजू इसके प्रमुख नेता थे, तो ये भी ठीक है। और इसको दबाने में अंग्रेजों को सेना का सहारा नहीं लेना पड़ा था। तो देखो ये गलत है, क्योंकि किसी को अगर किसी विद्रोह को अंग्रेज दबाएंगे तो सेना का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा उन्हें। तो इसका यही जवाब है, और जो पूछा है इसमें कि जो गलत नहीं है वही जवाब बताना है, तो यही सी जवाब हो जाएगा इसका। और डी में इसमें अंग्रेजों द्वारा रामा राजू इस विद्रोह में मारा गया था। हाँ, तो ये भी ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा ही मारा गया था, नेतृत्व किया था उसने, लड़ते हुए मारा गया था राजा राम राजू। आगे देखो, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य देखो, होम रूल लीग के बारे में बता दूं कि ये जो होम रूल लीग था, जो इसकी स्थापना की थी ना, इसके प्रमुख नेताओं में देखे जाते हैं बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, और इसकी स्थापना की गई थी 28 अप्रैल 1916 को। और कहाँ पर की गई थी? बेलगाम में। बेलगाम कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में की गई थी। और देखो बेलगाम से ही संबंधित है 1924 का कांग्रेस अधिवेशन। जो 1924 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था बेलगाम में, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, याद रखना। और 1916 में इसकी होम रूल आंदोलन की स्थापना की गई थी, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी इस बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और एनी बेसेंट के द्वारा भी की गई थी। और ये जो होम रूल आंदोलन हुआ था, इसका प्रमुख उद्देश्य आप सभी को बता दूं, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था ना, वो था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना। यानी ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना। तो अब इसमें ऑप्शन में देखना है कि ब्रिटिश शासन को भारत से भगाना, बी है इसमें स्वतंत्रता की लड़ाई हेतु हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखना, भारतीयों का अपना स्वतंत्र शासन भारत में स्थापित करना, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। तो यही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी का आंसर, 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो यही जवाब है इसका। अब आपको निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है कि देखो चोरी चोरा कांड कब हुआ था, और चोरी चोरा कांड हो गया। और ये जलियांवाला बाग कब हुआ, रोलेट एक्ट कब आया, चंपारण कब आया, तो इसी हिसाब से देखना है सबसे पहले कौन सा हुआ। देखो इसमें पहला है चोरी चोरा कब हुआ था, तो ये हुआ था 9 फरवरी 1922 को। कब? 1922 को हुआ था, 9 फरवरी 1922 को। ये यूपी का गोरखपुर जिला है, उसमें जगह पड़ती है चोरी चोरा, और उस जगह पर हुआ था। इसी वजह से महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। कब? 12 फरवरी 1922 को। देखो अंग्रेजों के द्वारा इसमें काफ़ी कुछ, यानी गलत कह सकते हो कि क्रांतिकारियों पर यानी तानाशाही दिखाई गई थी, जब उस वजह से हुआ था। यानी इसमें 4 फरवरी 1922 को अंग्रेजों के खिलाफ भगवान अहीर के अध्यक्षता में एक गोरखपुर के चोरी चौरा पर एक जुलूस निकाला जा रहा था, जिस पर अंग्रेजों के द्वारा लाठी डंडा चार्ज कर दिया गया था, और उसी में ये अहीर घायल हो गया था। फिर भीड़ ने क्रोधित होकर के उस पुलिस चौकी को घेर लिया था और उसमें आग लगा दी थी। और ऐसा कहा जाता है कि उसमें कुल 22 पुलिसकर्मी थे जो अंदर बंद कर दिए थे, और उसमें आग लगा दी थी, और वो जल करके मर गए थे। फिर इसमें 170 क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हुई थी, और इस जो केस हुआ था ना 170 क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी का, इसकी वकालत की थी मदन मोहन मालवीय ने, और इसमें 151 क्रांतिकारियों को इन्होंने बचा भी लिया था इसमें। फिर इसी से आहत होकर के 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया था, जो असहयोग आंदोलन था महात्मा गांधी ने। ठीक है, ये कब हुआ? 9 फरवरी 1922 को। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट है। जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और उसी दिन बैसाखी का दिन था, बैसाखी का। और 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये। और कहाँ हुआ था ये? अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर? अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में जलियांवाला, यानी जलियांवाला बाग है उसमें। तो जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी थी, उसमें काफ़ी मारे गए थे। तो ये कब हुआ था? 13 अप्रैल
19 को। और रोलेट एक्ट कब आया था? तो रोलेट एक्ट भी आया था 1919 में ही आया था। अब देखना यह है आपको कि पहले कौन सा आया था। 1919 देखो कब हुआ था ये रोलेट एक्ट जो आया था, कब आया था? कोई बता सकता है कि ये जो जनरल डायर था इसको फिर 1939 में आगे चल के किसने मारा था? लंदन में जाकर के मारा था। किसने मारा था? तो देखो ये याद रखना, 18 मार्च 1919 को कानून पास हुआ था ये रोलेट एक्ट जो है, 18 मार्च 1919 को। और इसी को कहा जाता है बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून। इसको ब्लैक लॉ या काला लॉ भी काला कानून भी कहा जाता है। तो कब हुआ था ये रोलेट एक्ट? कब आया था? 18 मार्च 1919 को। और चंपारण कब हुआ था? 1917 में हुआ था। 1917 में। देखो सबसे पहले तो ये निश्चित हो गया इन ऑप्शनों में, सबसे पहले तो 4 आएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि 1917 में। फिर उसके बाद आएगा ये रोलेट एक्ट, कब हुआ था? 1919 में, मार्च में। फिर इसके बाद जलियांवाला आएगा जो अप्रैल में हुआ था। फिर चोरी चौरा सबसे एंड में आएगा। 4 पहले आएगा और 1 एंड में आएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस प्रकार अस्तित्व में आया? नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस प्रकार अस्तित्व में आया? तो देखो ये नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है ये कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण आया था। किसकी वजह से? कांग्रेस में जो गर्मपंथी और नरमपंथी थे, जो यानी कांग्रेस का जो विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में, उनके उन मध्य मतभेद जो हो गया था, उसकी वजह से नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी। अब देखो ये आपके सामने निम्न कूटों की सहायता से घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पहले कौन सी हुई है ये देखना है सबसे, कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कब की गई? मुस्लिम लीग का जन्म कब हुआ? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? और मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव पारित कब किया गया? तो देखो सबसे पहले कौन सा होगा आपके हिसाब से? देखो इसमें, चलो पहले बाद में देखो, सबसे पहला आप ऑप्शन ही देखो इसमें, कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कब की गई थी? तो यह की गई थी 1919 में, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित 1919 का मोहल्ले मिंटो अधिनियम संबंधित है। आप सभी को पता होगा मोहल्ले मिंटो सुधार जो अधिनियम आया था, उसी में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी 1919 में। और मुस्लिम लीग का जन्म कब हुआ था? 1906 में हुआ था, सभी को पता होगा, 30 दिसंबर 1906 को। और ज़्यादा डीपली बता देता हूँ, 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये मनाया गया था 16 अगस्त 1940 को। कब? 16 अगस्त 1940 को, 16 अगस्त 1940 को मनाया गया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव का पारित किया जाना ये कब हुआ था? ये जो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हुआ था ये 1940 में हुआ था, 23 मार्च 1940 को, 23 मार्च 1940 को। और 23 मार्च 1931 को किसको फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को दी गई थी। तो देखो सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें? सबसे पहले मुस्लिम लीग आएगा, 2 1906 में आएगा कि नहीं आएगा? 1906 में 2 आएगा सबसे पहले, 2 कौन से में है? तो देखो डी और ए तो कट गए, सबसे पहले 2 आएगा, फिर उसके बाद आएगा मोहल्ले मिंटो 1 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, तो बी सही हो जाएगा इसका। फिर आएगा आपका ये 1940 वाला, 1940 वाला आएगा जो ये मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। और सबसे एंड में आएगा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो 1940 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। देखो कथन है आपके सामने, भारत का विभाजन 2 राष्ट्र सिद्धांत पर आधारित था। और कारण है इसमें मोहल्ले मिंटो सुधार से ही कांग्रेस लगातार मुसलमानों के पृथक निर्वाचकों का सिद्धांत स्वीकार करती आई थी। तो देखो कौन सा सही है इसमें? देखो इसमें पहला है कि भारत का जो विभाजन है वो 2 राष्ट्रों के सिद्धांत पर आधारित था, बिल्कुल सही है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसी पर, यानी जो भारत आज़ाद हुआ था वो 2 राष्ट्रों के रूप में हुआ था, यानी विभाजन के रूप में आज़ाद हुआ था भारत। और कारण है इसमें मोहल्ले मिंटो सुधार से ही कांग्रेस लगातार मुसलमानों के पृथक निर्वाचकों का सिद्धांत स्वीकार करती आई थी। तो ये भी सही है, ठीक है। तो समझ सकते हो कि जब ये निर्वाचक मंडल ये सिद्धांत का जो अलग मुसलमानों को देखती आई है तो विभाजन सही समझ लो, तो ये व्याख्या भी करता है और दोनों सही भी हैं। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा।
भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंप मेखला में नहीं आता है? यानी भारत का कौन सा क्षेत्र है जो भूकंप क्षेत्र में नहीं आता है, भूकंप मेखला में? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताना है आप सभी को। तो देखो इसमें सही जवाब आएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक का जो पठार क्षेत्र है ना, दक्षिण का भारत का जो क्षेत्र है वो जो पठार क्षेत्र है वो नहीं आता है। देखो आप सभी को पता होगा कि भारत को 5 भूकंपीय मेखलाओं में बांटा गया है, 5 भूकंपीय मेखलाओं में, और इसमें से भी जो जोन 5 है यानी मेखला 5 है वो सबसे अधिक संवेदनशील है भूकंप के प्रति, और जो जोन फर्स्ट है वो सबसे कम है इसमें पाँचों में। ठीक है, पाँचों में बांटा गया है, 5 मेखलाओं में। ठीक है, और इसमें से ये कर्नाटक का पठार का जो क्षेत्र है ये भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। बाकी आप उत्तराखंड में भी भूकंप की घटना देखते होंगे, कच्छ में भी काफ़ी आते हैं, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, इन क्षेत्रों में काफ़ी देखते होंगे भूकंप, लेकिन जो कर्नाटक का क्षेत्र है उस जगह पर कभी नहीं आता है। आगे देखो, निम्नलिखित भारतीय नदियों में कौन एस्चुरी बनाती है, यानी डेल्टा नहीं बनाती है? देखो गोदावरी बनाती है, गोदावरी डेल्टा बनाती है, गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टा है वो तो देखा होगा पूर्वी तट पर है, और ये ताप्ती और नर्मदा जो हैं ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, यानी जो खम्मात की खाड़ी है उस साइड में, यानी पश्चिमी तट पर अरब सागर की तरफ ये गिरती हैं दोनों, और डेल्टा नहीं बनाती हैं नर्मदा और ताप्ती, और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। महानदी का भी डेल्टा है, कावेरी का भी डेल्टा है। ठीक है, और सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा है, विश्व का भी और भारत का भी। अब देखो इसमें मिलान करना है आपको, एक साइड में योजना यानी जो बांध परियोजनाएं वो दी हुई है, और एक साइड में दिया हुआ है राज्य। तो देखो मेटूर बांध किस राज्य से संबंधित है? देखो इसमें जो ये पहला दिया हुआ है ना मेटूर बांध, मेटूर बांध कहाँ है? ये तमिलनाडु में स्थित है, और आप सभी को पता होगा कावेरी नदी पर है, तो इसका तो मिलान ये सही दिया हुआ है। मेटूर बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है, और देखो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल भी पूछे जाते हैं नदियों के। ये कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। किससे? कर्नाटक से निकलती है, और वहाँ के कुर्ग जिले से और ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है ये मेटूर, ये जो क्या बोलते, सॉरी मैं क्या बोल गया हूँ, कावेरी नदी के बारे में बताना था। हाँ सही। देखो मेटूर बांध है कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर है मेटूर बांध, और कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक के कुर्ग जिले से, जहाँ की पहाड़ी है ब्रह्मगिरी, उससे निकलती है। आगे देखो हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध ओडिशा में है। कहाँ? ओडिशा में, और किस नदी पर है? महानदी पर। और ये हीराकुंड बांध के बारे में कहा जाता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा मुख्य धारा बांध है। किसका? विश्व का मुख्य धारा बांध है हीराकुंड बांध जो है, और इस बांध की जो लंबाई लंबाई है तकरीबन कितनी है? 4.8 किलोमीटर है। हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है? 4.8 किलोमीटर। ऊंचाई भी पूछी जा सकती है, तकरीबन 65 मीटर है। और ये हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है, और ओडिशा में स्थित है। और देखो ये रेहंद बांध तो आपने पढ़ा होगा, रेहंद नदी पर है और उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये कृष्णराज बांध जो है ये कर्नाटक में स्थित है, और मांड्या जिला है कर्नाटक का, उस क्षेत्र में पड़ता है, और ये कावेरी नदी पर ही स्थित है। देखो कावेरी पर मेटूर बांध और कृष्णराज बांध ये दोनों ही स्थित हैं। देखो कृष्ण भगवान जो है मट्टी खाते थे, यानी मट्टी या मिट्टी कुछ समझ लो खाते थे, तो ये कृष्ण और मट्टी दोनों ही बांध हैं कावेरी नदी पर और कर्नाटक में है। तो ये दोनों सभी मिलान सही है, 1 2 3 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही है। आगे देखो अब इसमें महत्वपूर्ण है, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30, जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा की जो खान है काफ़ी फेमस है, आप सभी को पता होगा, झारखंड राज्य में स्थित है, झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूमि जिला है उसमें स्थित है। और ये वहाँ पर यूरेनियम की प्रमुख खान है। किसकी? यूरेनियम का उत्पादन होता है यहाँ से, जादूगोड़ा की खान से। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें पहली बार जो उत्खनन किया गया था, यानी पहली बार जो यूरेनियम निकाला गया था 1967 में निकाला गया था इससे, और तकरीबन यहाँ से प्रतिवर्ष 200 मेगाटन यूरेनियम का उत्पादन होता है, यानी 200 मेगाटन यूरेनियम का उत्पादन जादूगोड़ा की खान से होता है, जो झारखंड में काफ़ी फेमस है ये। देखो पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति किस कारण मृत हो रही है? पोर्ट ब्लेयर के समीप की जो प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति है, कहाँ है ब्लेयर प्रवाल भित्ति? पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, तो अंडमान निकोबार की राजधानी भी है ये पोर्ट ब्लेयर, याद रखना। और ये किस वजह से मृत्यु हो रही है, ये कारण पूछना है, इसमें बताना है आप सभी को कि अत्यधिक मत्स्यन के कारण, अत्यधिक जहाजरानी के कारण, भूमंडलीय ऊष्मन के कारण, या लकड़ी के बुरादे के अत्यधिक क्षेपण के कारण। कौन सा सही हो सकता है आप सभी के हिसाब से?
देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अत्यधिक मत्स्यन के कारण जो पोर्ट ब्लेयर की ब्लेयर प्रवाल वित्तीय है ना वो मृत हो रही है। देखो इसके बारे में बताऊं कि ये जो प्रवाल वित्तीय है ना इसका जो निर्माण होता है मूंगा या प्रवाली जीवों के अस्थि पंजरों के समेकन या संयोजन की वजह से होता है। यानी मूंगा या प्रवाली जीवों के जो अस्थि पंजर होते हैं उसके समेकन और संयोजन से होता है इसका निर्माण। और देखो अत्यधिक सागरीय लवणता जो है प्रवाल व्यक्ति के विकास के लिए हानिकारक होती है। यानी जो अत्यधिक लवणता जिस सागर में पाई जाएगी तो समझ लेना उस जगह पर प्रवाल वित्ती कम पाई जाएंगी। और इसके लिए जो अनुकूल जो औषधीय औषधीय जो सागरीय लवणता होती है ना वो 27% से लेकर के 30% प्रति ग्राम होती है। देखो ये जो लवणता है ना ये लवणता मापी जाती है ग्राम प्रति 1000 ग्राम में। जैसे कि ये 27% बताया मैंने, 27% यानी 27 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में मापी जाएगी। यानी 1000 में 27 ग्राम लवणता अधिकतम होनी चाहिए। यानी 1 लीटर अगर आप जल लोगे समुद्र का तो उसमें अशुद्धि मात्र 27 ग्राम होनी चाहिए, यानी 1000 ग्राम में अधिकतम। देखो जो तुर्की की जो वॉन झील है उसकी लवणता सबसे अधिक है, आप सभी को पता होगा, उसकी है तकरीबन 330 ग्राम है उसकी, यानी परसेंट समझ लो या ग्राम कुछ भी समझ सकते हो, परसेंट में निकालो तो परसेंट में। और उसके अलावा बाद फिर वॉन झील हो गई, उसके बाद मृत सागर है उसकी भी काफ़ी है, तकरीबन उसकी 250 के करीब है, तो काफ़ी है ये समझ लेना। इसका सही जवाब है अत्यधिक मत्स्यन के कारण ये जो ब्लेयर प्रवाल वित्तीय है ये मृत हो रही है। 1 सेकंड पानी पी लेता हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में निम्नलिखित राज्यों को नगरीयकरण की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। नगरीयकरण किस राज्य में सबसे अधिक है? देखो इस क्वेश्चन के बारे में आप सभी को बताऊं कि भारत में अगर देखा जाए तो नगरीकरण सबसे अधिक किस जगह पर है? सबसे अधिक नगरीकरण है गोवा राज्य में, और गोवा में तकरीबन 62% के करीब है। और सबसे कम किस में? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कुल नगरीकरण जो है 10-12% के करीब है। यानी सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र कौन सा है, ग्रामीण राज्य कौन सा है? तो वो हिमाचल प्रदेश है। और सबसे अधिक नगरीय राज्य कौन सा है? तो वो गोवा है। देखो गोवा तो है नहीं इसमें, गोवा के बाद कौन सा है फिर दूसरे नंबर पर भारत में? वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु में भी काफ़ी है, तकरीबन 48-49 के करीब है, तो पहले स्थान पर तो तमिलनाडु हो जाएगा। और तमिलनाडु के बाद है फिर केरल है, केरल भी नहीं है, केरल का भी काफ़ी है, 47-48 है। देखो 8-10 राज्य हैं, उन सभी का आप पढ़ लेना, 8-10 नहीं तो 5 तो कम से कम पढ़ लेना, ठीक है। और याद कर लेना ना कि नगरीकरण किस में ज़्यादा है किस में कम है। केरल के बाद फिर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में भी काफ़ी है, तकरीबन 45 के करीब है, तो इसमें महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर आ जाएगा। और फिर गुजरात में आएगा, फिर महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर 42-43 है, तो ये तीसरे स्थान पर आ जाएगा। और फिर बचा पंजाब, पंजाब में भी काफ़ी 38% के करीब है। तो देखो 2-3-4-1 ऑप्शन देखना है आपको, 2-3-4-1, तो बी सही जवाब हो जाएगा इसका। याद रखना कि सबसे अधिक नगरीकरण है गोवा में, सबसे कम है हिमाचल प्रदेश में, और सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र है राज्य उसमें हिमाचल प्रदेश में। अब देखो ये कथन है और कारण है, देखना है कौन सा सही है। कि पहला कथन है इसमें भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है क्या? और भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है क्या? देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये तो आपके सामने, कि भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक है, तो ये तो सही है क्योंकि काफ़ी उत्पादन होता है भारत में, बंगाल में, उसमें बंगाल में भी होता है, उसके अलावा असम में, असम सबसे अधिक उत्पादन करता है इसका चाय का, ठीक है। लेकिन भारत में चाय की खपत कम है, तो ये तो कम गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस देश की जनसंख्या अधिक होगी तो वहाँ पर खपत तो सबसे अधिक होगी, और भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो पता ही होगा आप सभी को, ठीक है। तो जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या तो खपत भी वहाँ पर ज़्यादा, जहाँ पर जनसंख्या कम तो खपत कम, ठीक है। दूसरा तो इसमें बेहुदा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो इसमें पहला सही है दूसरा गलत है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? यानी एक नदी घाटी परियोजना कौन सी है इनमें से जिसका लाभ जो है एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? देखो मैंने कल परसों के प्रैक्टिस सेट में बताया था, एक वर्ड बताया था मैंने, अंतर्राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय। जो अंतर्राष्ट्रीय होता है वो एक राज्य से संबंधित होता है, यानी एक ही राष्ट्र के अंतर्गत, और जो अंतर एक से अधिक राज्यों के मध्य होता है, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य होता है अंतर, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लग जाए, अंतर्राज्यीय यानी अंतर्राष्ट्रीय भी लग जाए तो ये 2 से अधिक राज्यों के मध्य ही होगा, और अंतर्राष्ट्रीय भी लग जाए तो वो एक राष्ट्र होगा, ठीक है। तो वही समझाया था मैंने आपको, उसी से समझ लेना इसमें, कि इसमें यही पूछा है कि अंतर्राज्यीय कौन सी परियोजना है, नहीं एक
से अधिक राज्यों को प्राप्त है। राज्य पूछिए इनमें, यानी एक से अधिक राज्यों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 34 में बताना है आपको। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ही देख पा रहे होंगे, जो चंबल घाटी परियोजना है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान 3 राज्यों से संबंधित है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, स्पेशली देखा जाए तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश से ही संबंधित है, लेकिन फ़ायदा इसका उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को भी मिलता है। और ये जल विद्युत एवं सिंचाई परियोजना है, यानी ये बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्देश्य यानी एक से अधिक उद्देश्य हों उसको बहुउद्देशीय कहते हैं। और जो जिसका एक ही उद्देश्य हो, तो एक उद्देश्य जैसे सिंचाई परियोजना होती है, केवल उनका उद्देश्य सिंचाई करना होता है। विद्युत परियोजना होती है, उनका केवल उद्देश्य विद्युत उत्पादन करना होता है। इसी वजह से अगर बहुउद्देशीय परियोजनाएं होंगी तो उन पर विद्युत का भी उत्पादन होगा, सिंचाई भी होगी उससे, और यातायात भी होगा। सब समझ सकते हो। देखो इसमें ये मयूराक्षी परियोजना, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये जो मयूराक्षी परियोजना है इसके बारे में भी पढ़ना चाहिए आपको। और ये मयूराक्षी नदी पर स्थित है और पश्चिम बंगाल क्षेत्र इससे अधिक लाभान्वित है। और ये शरावती परियोजना भी इम्पोर्टेंट है। ये शरावती नदी पर है, कर्नाटक में पड़ती है। और ये आपकी हीराकुंड परियोजना भी काफ़ी फेमस है, ये भी पढ़ लेना चाहिए आपको। ये ओडिशा राज्य में और महानदी नदी पर है स्थित। ये जल विद्युत एवं सिंचाई से ही संबंधित है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा और भी एक दो और योजना बता दूं आपको कि जैसे गांधी सागर परियोजना, यानी गांधी सागर जो बांध है वो मध्य प्रदेश में संबंधित है, मध्य प्रदेश से। और राणा प्रताप सागर बांध ये राजस्थान से, गांधी मध्य प्रदेश से, और राणा प्रताप कहाँ से संबंधित है, राजस्थान से, तो राजस्थान हो जाएगी। और जवाहरलाल नेहरू या जवाहर सागर बांध किससे है, तो राजस्थान से। देखो गांधी केवल मध्य प्रदेश से कर दो, यानी गांधी जो है हमारे देश के मध्य में स्थित हैं, ऐसे समझ सकते हो ट्रिक बनाने के लिए। और बाकी प्रताप राजस्थान में, जवाहर भी राजस्थान में कर दिया हमने। ठीक है, तो दोनों परियोजना राजस्थान में। सही जवाब इसका ऑप्शन ए। आगे देखो इसमें अब सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है। बादाम पहाड़ी क्षेत्र है और किस जगह पर, यानी ये मिलान करना है कि किस क्षेत्र में किसका उत्पादन होता है खनिज का। बादाम पहाड़ी में किसका उत्पादन होता है, कोडरमा में किसका, मूसाबानी में और रवा में। तो ये मिलान करना है आप सभी को इसमें। तो देखो मिलान करते हैं इसमें। बादाम पहाड़ी, यदि बादाम पहाड़ी या पहाड़ी कुछ भी बोल दो, यहाँ से उत्पादन होता है लौह अयस्क का। किसका, लौह अयस्क का। बादाम पहाड़ी आपने पढ़ी होगी, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये जो क्षेत्र है इसका, ये स्पेशली बंगाल। और देखो कोडरमा, कोडरमा से किसका उत्पादन होता है, कोडरमा में होता है अब्रक का उत्पादन। और मूसाबानी, मूसाबानी भी काफ़ी फेमस है। मूसाबानी से किसका होता है, ये तांबे का होता है। और बची ये रवा, रवा से खनिज तेल, पेट्रोलियम। तो इसका जवाब है 2-4 देखना है, 2-4-1, तो सी डी हो जाएगा इसका, 2-4-1-3। आगे देखो निम्नलिखित भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन यानी इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है। मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, इसमें जवाब बताना है। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबल घाटी जो है। यानी मृदा अपरदन से, यानी उत्कात भूमि का क्षेत्र, यानी गड्ढे जो अधिकतम हो जाते हैं, मृदा का अपरदन होता है, तो उसके लिए प्रसिद्ध है चंबल घाटी। यानी चंबल नदी जो है इसके लिए मृदा अपरदन से काफ़ी प्रभावित है ये क्षेत्र जो है। इसके अलावा और भी सर्वाधिक अपरदन क्षेत्र भी हैं भारत में देखा जाए तो, जैसे पश्चिमी हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र भी है, छोटा नागपुर पठार का भी है, ये मृदा अपरदन से क्षेत्र हैं। इसके अलावा राजस्थान का हाँ, गुजरात और हरियाणा के शुष्क क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं। और ताप्ती और साबरमती की घाटी भी है गुजरात में। तो ये सभी हैं, इन सभी को समझ लेना। देखो निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य यानी नेशनल पार्क अवस्थित हैं। किस जगह पर हैं ये राज्य, जो ऑप्शन के हिसाब से देखने हैं, सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य यानी नेशनल पार्क और अभयारण्य हैं। देखो उत्तर प्रदेश में कितने हैं, उत्तर प्रदेश में कितने हैं, देखो उत्तर प्रदेश में जो अभयारण्य हैं तकरीबन वो 23 हैं। और अगर नेशनल पार्क देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक है मात्र। कौन सा है जो एक है, वो बताना है आपको। एकमात्र जो नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में वो दुधवा है। वाल्मीकि कहाँ है, वाल्मीकि बिहार में। राजस्थान में कितने, राजस्थान में भी 23 हैं, लेकिन राजस्थान में जो नेशनल पार्क है ना वो 5 हैं। कितने, 5 हैं नेशनल पार्क राजस्थान में। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक हैं इन सभी में। जो अभयारण्य मध्य प्रदेश में है वो 25 हैं। अगर पूरे भारत में देखा जाए तो सबसे अधिक हैं किसमें, अंडमान निकोबार में तकरीबन 96 हैं।
और पश्चिम बंगाल में कितने, 15 हैं पश्चिम बंगाल में, और नेशनल पार्क भी काफ़ी हैं पश्चिम बंगाल में, 5 हैं। और मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क, तकरीबन 9 हैं। और देखो एक दो और बढ़ गया होगा शायद, 9 या 10 हो सकते हैं, अभी बनाए वो दुर्गावती बनाए। अब देखो इसमें कथन राजस्थान के मरुक्षेत्र के लिए सही है, कौन सा कथन है जो मरुक्षेत्र के लिए सही है? मरुक्षेत्र के लिए पहला है इसमें, यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। देखो वैसे तो सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है, लेकिन आबादी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक आबादी जो मिलती है थार के मरुस्थल में, यानी घना मरुस्थल कह सकते हो, ठीक है। यानी इसका जो जनसंख्या घनत्व है सबसे अधिक है इसका। और दूसरा इसमें यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है, तो ये भी सही है। तीसरा है इसमें, यह केवल 40 से 60% क्षेत्रीय कृषि हेतु उपयुक्त है, तो ये भी सही है इसका। चौथा है इसमें, शुष्क बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है, तो ये भी सही है। तो ये सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। अब ये कथन है पहला इसमें, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। और दूसरा कारण है इसमें, भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में होती है। तो देखो इसमें जो पहला कारण है, कथन है कि भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, यानी ये बिल्कुल ठीक है। भारत के जो समुद्री यानी जो जलमार्ग हैं, यानी तटीय जो मार्ग हैं, उनका तो विकास हुआ है, लेकिन जो अंतर्देशीय जो यानी देश के अंतर्गत यानी नदियों के जो द्वारा जो मार्ग हैं, उनका पर्याप्त विकास नहीं है, तो ये तो सही है। और भारत के अधिकतर भागों में देखा जाए तो वर्षा जो 4 महीनों में होती है, तो ये भी ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं अधिकतर सभी मौसमी नदियाँ हैं, तो उस जगह पर दक्षिण भारत में जो नदियाँ हैं अधिकतर सूखी ही रहती हैं, वर्षा के मौसम में ही चलती हैं वो। तो कह सकते हो कि इसी वजह से पर्याप्त विकास नहीं हुआ है अंतर जल मार्गों का। जब पानी नहीं होगा तो जलमार्ग कहाँ से चलेंगे? केवल उत्तर भारत की नदियाँ ही 12मासी हैं, तो ये दोनों ही सही हो जाते हैं, कथन कारण और व्याख्या भी करता है कारण जो है, ये सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचयों यानी डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? तो देखो कोयले के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये गोंडवाना तंत्र यानी गोंडवाना चट्टान के बारे में भी, क्षेत्र के बारे में भी पढ़ा होगा, क्योंकि भारत का जो कोयले का उत्पादन है तकरीबन 97-98% यहीं से उत्पादित होता है। और यहाँ पर भी सबसे अधिक जो कोयले की किस्म पाई जाती है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है सबसे अधिक। देखो कोयला जो होता है उसका जो उत्पादन होता है, कोयला 4 प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। और सबसे लोएस्ट क्वालिटी का पाया जाता है पीट कोयला, उसके बाद उससे पीट कोयले से अच्छा होता है लिग्नाइट कोयला, और लिग्नाइट कोयले से अच्छा होता है बिटुमिनस कोयला जो भारत में अधिकतम पाया जाता है। और सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला जो है इसका भारत जो है अधिकतम आयात ही करता है, ठीक है, समझ सकते हो। ये कोयला जो है भारत में ये गोंडवाना की चट्टानों से पाया जाता है भारत में, इसका गोंडवाना क्षेत्र से उत्पादन होता है इसका। अब देखो कथन है, संसद तथा राज्य विधान मंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। यानी संसद तथा राज्य विधान मंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एवं स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन कराने को दी गई हैं। और कारण है इसमें, निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। तो देखो इसमें पहला कथन है कि संसद में यानी संसद या राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एवं स्वतंत्र इकाइयां अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। यानी बिल्कुल सही है, आर्टिकल 324 में दिया हुआ है भारत में निर्वाचन आयोग का गठन करने के बारे में, तो ये पहला कथन तो बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन ये जो दूसरा कारण है, निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार ये कार्यपालिका के पास नहीं है। इन्हें जैसे जो न्यायाधीश होता है यानी उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, जिस तरह से उसको हटाया जाता है ना, उसी तरह से इनको हटाया जाता है, ठीक है। तो ये कारण गलत हो जाता है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही है किंतु आर गलत है। आगे देखते हैं अब कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? किसी को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राष्ट्रपति को है। किसी क्षेत्र को, किसी राज्य के भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। देखो संविधान में पढ़ा होगा आपने, 5वीं अनुसूची पढ़ी होगी, उसके पैरा 6 में भी पढ़ा होगा, उसमें अनुसूचित क्षेत्रों यानी अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुसूची
5 के पैरा 6 में, जैसे कि उसमें 3 देखो 3 प्रावधान किए गए हैं कि राज्य के राज्यपाल की सहमति से राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। यानी इसमें अगर राज्यपाल की सहमति है तो उसके क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरा है, इसमें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित या विस्तारित किया जा सकता है। तीसरा, फिर इसमें कहा गया है कि किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उस अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी यानी या तो उस संपूर्ण क्षेत्र को जो अनुसूचित क्षेत्र है या उसके किसी विशिष्ट भाग को समाप्त किया जा सकता है। तो ये सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं, याद रखना। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है? देखो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो यही संबंधित है 10वीं अनुसूची। 9वीं पंचायतों से भूमि सुधार से संबंधित है। 11वीं पंचायतों से, 12वीं नगर पालिकाओं से। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? कौन सा नहीं जोड़ा गया? क्या शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा? तो देखो इसमें कि 42वां संविधान जो हुआ था 1976 में, उसके बारे में पूछा। मिनी संविधान कहा जाता है इसको। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भी पढ़ा होगा। संविधान के भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक। तो देखो इसमें पहला है कि शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, तो इसको तो जोड़ा गया। दूसरा है इसमें समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, ये भी जोड़ा गया। लेकिन ये जो समान नागरिकों के लिए समान आचार संहिता है, ये अभी नहीं जोड़ी गई है। ठीक है, नहीं, इसका तो ये समान नागरिक संहिता है ना, ये भले ही अभी स्टार्ट नहीं हुई है पूरे भारत में, लेकिन इसका प्रावधान आर्टिकल 44 में दिया हुआ है कि आर्टिकल 44 कहता है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि राज्य का कर्तव्य है कि वो भारत के प्रत्येक यानी सभी राज्यों में प्रत्येक क्षेत्र में समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड को लागू करेगा। तो ये आर्टिकल 44 में दिया हुआ है। और ये जो डी है ऑप्शन, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, तो ये भी जोड़ा गया 42वें से। तो ये तीनों ही जोड़े गए थे। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। किस प्रकार से हटाया जा सकता है लोकसभा अध्यक्ष को? देखो, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बताऊं आप सभी को कि लोकसभा अध्यक्ष जब एक बार अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो वो जो आगामी लोकसभा का गठन होता है ना, उसके प्रथम अधिवेशन की प्रथम बैठक तक पद पर रहता है, यानी तकरीबन समझ सकते हो 5 वर्ष तक। लेकिन ऐसे कुछ कंडीशन है जिसमें पद से हटाया भी जा सकता है। कि वो क्या कंडीशन है? जैसे कि यह किसी कारण लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है, यानी इसको लोकसभा का सदस्य रहना ही चाहिए। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि यह उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र खुद दे देता है, यानी अपना ये त्यागपत्र कभी भी दे सकता है। देखो, ये अपना जो त्यागपत्र है, अधिकतर सभी पदाधिकारी, ये तो सभी के लिए स्वतंत्रता है कि कोई कभी तक जब तक अपने पद पर रहना चाहे या ना रहना चाहे, वो उसकी खुद की मर्जी है। यानी कभी भी त्यागपत्र कभी भी कोई भी पदाधिकारी दे सकता है। ठीक है। और तीसरा, फिर इसमें ऐसा कहा गया है कि संसद के जो लोकसभा के सदस्य हैं वो बहुमत से संकल्प पारित कर देते हैं तो पद से हटा दिया जाता है इसे। और याद रखना, ये जो संकल्प पारित किया जाता है लोकसभा में, इसको रखने से पहले 14 दिन पूर्व इसको सूचना देनी होती है इसके बारे में। ठीक है। तो देखो, इसमें प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, तो देखो प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा तो ऐसा तो कोई भी नहीं है। यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो ये तो सही है, अभी बताया मैंने। यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय लें, ये भी नहीं है। यदि संसद के दोनों सदन इस आशय पर प्रस्ताव पारित करें तो ये भी नहीं है, लोकसभा ही बस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्त का बंटवारा किया जाता है, किसकी सिफारिश पर? वित्त मंत्रालय की, वित्त आयोग की, रिजर्व बैंक की या नाबार्ड की? तो बताओ किसकी सिफारिश पर केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है? तो याद रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने है ऑप्शन बी, वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है, वित्त आयोग की सिफारिश पर। और वित्त आयोग का प्रावधान है आर्टिकल 280 में, सभी जानते होंगे। और वित्त आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है ना, वो 5 वर्ष तक होता है। कब तक? 5 वर्ष तक। आगे देखते हैं, सहकारिय आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। किसकी समीक्षा करने के लिए सहकारिय आयोग गठित हुआ था? देखो, अच्छा क्वेश्चन है, सहकारिय आयोग के बारे में पढ़ना चाहिए आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 47।
तो देखो इसका सही जवाब है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हैं सहकारी आयोग, पुंछी आयोग भी है, राजमन्नार आयोग, ये सभी किससे सहकारी आयोग वगैरह ये सभी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हैं, तो इन सभी के बारे में पढ़ लेना चाहिए। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है? अभिलेख न्यायालय, देखो इसमें पहला है इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। देखो यही सही हो जाएगा इसका कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। और तीसरा है इसमें इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है, इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। तो देखो ये बाकी तो सभी तकरीबन सही सही हैं, लेकिन सबसे अधिक सही यही होगा, यानी अभिलेख न्यायालय का मतलब यही होगा कि सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। और अच्छे से समझ सकते हो कि इसके जो निर्णय और कार्यवाही होती है ना वो सभी लिखित होती हैं, यानी न्यायालय के जो निर्णय और कार्यवाही होती हैं वो सभी लिखित होती हैं, उन्हें पूर्व निर्णय के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित भी रखा जाता है। ठीक है, पूर्व निर्णय के रूप में सुरक्षित रखा जाता है प्रस्तुत करने के लिए, और ऐसे न्यायालय को अपनी अवमानना करने के लिए दंडित करने की भी शक्ति होती है। ठीक है, याद रखना। आगे देखो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? किस आर्टिकल में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? किस में अधिकार दिया गया है ये राष्ट्रपति को? आर्टिकल 49 में, वो आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आर्टिकल 111 में। जब कोई विधेयक सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसकी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है ये राष्ट्रपति के पास, जो जैसे कि देखा होगा आपने कि दोनों सदनों से पारित विधेयक, वो विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो उस पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देता है या अनुमति नहीं देता है या वापस कर देता है, तो उस कंडीशन देखे होंगे आपने, या बाध्यता होती है किसी किसी पर। ठीक है, तो उसी के बारे में ये चर्चा है, जब अनुमति दे देता है तो वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में राष्ट्रपति ये घोषित करेगा कि आर्टिकल 111 के अनुसार कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या वह अनुमति रोक देता है। यदि वह धन विधेयक नहीं है तो वह अपने सुझाव के साथ साथ बिना सदस्यों को उस पर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। देखो धन विधेयक अगर आ गया तो उस पर इसको अनुमति देना बाध्यता है, इसकी याद रखना। तो ऑप्शन डी है इसका आर्टिकल 111। कौन सा? आर्टिकल 111 सही जवाब हो जाएगा इसका, आर्टिकल 111। सॉरी मैं गलत बोल गया क्या? नहीं सही है, आर्टिकल 111 ही होगा। आगे देखो लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अधिकारी कौन नहीं है? लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का कौन अधिकारी नहीं है, यानी कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेता है? क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन। और देखो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि लोकसभा की कार्यवाही में जो कौन सा अधिकारी है जो भाग नहीं लेता है, यानी लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अधिकारी कौन नहीं होता है? क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल, भारत के राष्ट्रपति का सचिव? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर कल भी लेकर के आऊँगा प्रैक्टिस सेट, उसमें भी 50-55 क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगा। बताओ इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कैसी लगी क्लास आप सभी को बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अच्छी लगी हो तो, जैसे नोटिफिकेशन मिले। और पढ़ते रहो, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। बाय।